गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें जो कक्षा 8 है उसके हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? टैगोर की कलम से। तो उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसको पढ़ेंगे स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम टैगोर की कलम से है उस चैप्टर के हम शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं शब्दार्थ आपके लिख रही हूँ यहाँ पे। शब्दार्थ में फर्स्ट हमारा इसमें क्या दे रखा है? नर्सरी। नर्सरी में क्या होता है? इसमें बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया स्थान। सेकंड है सजोना। सजोना मीन्स क्या होता है? क्रम में रखना। थर्ड दे रखा है बेपंद। पेबंद। पेबंद मीन्स क्या होता है? फटे हुए कपड़े के ऊपर सिला गया कपड़े का टुकड़ा। नेक्स्ट फोर्थ आपको दे रखा है स्टूडेंट उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में होता है स्टूडेंट यज्ञोपवीत संस्कार। पाँच वर्ष की आयु में विद्यार्थी बनने के लिए किया गया संस्कार होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यज्ञोपवीत संस्कार कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपको दे रखा है खुदरे पैसे। खुदरे पैसे का मतलब होता है छुट्टे पैसे, यानी जो चिल्लर होते हैं, खुले हुए पैसे होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपको टट्टू। टट्टू मीन्स क्या होता है? छोटे कद का घोड़ा। नेक्स्ट है सेवंथ में देहात। देहात मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र। नेक्स्ट डेक। डेक मीन्स क्या होता है? पानी के जहाज की छत। उससे नेक्स्ट दे रखा है जेटी। जेटी मीन्स क्या होता है? पानी के जहाज पर चढ़ने उतरने का घाट। यस स्टूडेंट, ये हमारे शब्दार्थ है वो हमने लिख लिए हैं। शब्दार्थ का जब हमें ज्ञान होता है तो हमें चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और वो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर है
जिनके बचपन के बारे में बता रहे हैं, और वह क्या कैसे उनको संस्कार मिले थे, कैसे वो क्या है विद्यार्थियों के साथ में रहते थे, कहाँ रहते थे, नर्सरी में रहते थे, कैसे रहते थे, वह सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के स्मरणों को बड़ी ही सुंदरता से लिखा है। जो बचपन की जो यादें होती है उनको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। इन्हें पढ़कर हमें भी अपना बचपन याद आने लगता है। इस पाठ में उनके कुछ खास स्मरण दिए गए हैं, यानी कुछ यादें दी गई है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियाँ सुनाते थे। तो जो धनी परिवार के लोग हैं वो कहाँ आया के पास और नौकरों के पास ही रहते थे, वही उनकी माता पिता की तरह देखभाल करते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। यानी क्या है, एकदम मतलब जैसे एकदम होता है ना डल टाइप का, तो वैसे उसकी चमड़ी क्या थी, सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था, यानी बहुत हर बात को सोचता था, वो सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में वह बहुत कठोर था, यानी हर किसी से छुआछूत रखना, ऐसे गंदी जगह पे नहीं बैठना है, ऐसे किसी के टच नहीं होना है, तो ऐसी छुआछूत की भावनाएं उसके मन में बहुत ज़्यादा थी। मैंने सुना था कि नहाने के लिए तालाब पे जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5 बार हटाता था, यानी पानी पे कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, वह उसको हटाता रहता था। नहाकर लौटते समय वह रास्ते में इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत से उसे न छू जाए, यानी कोई भी उसको छू ना ले। अगर वह छू लेता या कोई अदर आदमी उसको टच कर लेता तो वह दोबारा नहाता था। तो खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, यानी पूरी को हिलाता रहता और पूछता कि चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कोई दूर से कोई मांगता तो उसको दूर से ही दे देता था। तुम्हें और चाहिए, उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं न ही कहता, कि वह इस तरह पूछता कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ना ही कह दे, ताकि मुझे देनी ना पड़े, उसको छूना ना पड़े। तो ये बताया गया इसमें कि वह क्या इतना छुआछूत रखता था और इस लहजे से पूछता था कि सामने वाला व्यक्ति उसको ना ही कह दे। और ऐसा ही क्या है रविंद्रनाथ टैगोर करते थे। तो जब उनसे पूछा जाता वह इस अंदाज में पूछता कि वो उनको ना ही कह देते थे। एक बार न कहने के बाद हाँ कहने का मौका नहीं देता था, कि एक बार ना कह दिया इसका मतलब ना ही है। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। इस तरह कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था, कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं वह मैं नहीं जानता था। कभी स्कूल जाने का मन न होता तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी, मुस्कुराकर कहती थी स्कूल मत जाओ। यानी उनकी माताजी उनको समझ जाती थी कि वह कुछ ना कुछ आज उनकी जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो ऐसा बहाना बना रहे हैं। नौकर मुझे रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक इसके बाहर नहीं निकलना। कि आपको जैसे इतना एरिया बना दिया जाता था कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, कहीं नहीं जाना, बल्कि इस एरिया के अंदर ही रहना है, ताकि तुम इधर उधर कहीं भी परेशान मत हो या किसी को परेशान मत करो।
तो वो बोलते थे, छोटे मालिक इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। यानी जो रामायण में बताया गया था कि जो वहाँ लक्ष्मण है वो रेखा खींच के गए थे और सीता मैया को बोल के गए थे कि भाभी तुम इस लकीर से बाहर मत निकलना, मैया तुम इस लकीर से बाहर मत निकलना। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब रावण था साधु के वेश में आया और उनको उन्होंने सीता को पुकारा कि देवी मुझे भिक्षा दो। तो जब वह भिक्षा उसी रेखा के अंदर खड़ी होकर दे रही थी तो क्या है, छल कपट से रावण ने क्या बोला था कि मैं क्या है, मेरे पास में आके दो, मैं दूर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने क्या है, जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की तो रावण को मौका मिल गया, वो उसका अपहरण करके ले गए। तो ये बताया गया है कि उनको जो थे रविंद्रनाथ थे, उनको ये बताया गया कि तुम भी ये लक्ष्मण रेखा पार मत करना, अगर पार करोगे तो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था, याद है ना, मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरामदे के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीज़ों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में सजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरी की देखभाल से अलग कर दिया गया, नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। फिर अपने भाई बहनों से मिलने जुलने से के मौके मिलने लगे कि मैं नौकरों के अंडर से थोड़ा सा इधर हो गया और मैं क्या है अपने भाई बहनों से मिलने लग गया था। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था, यानी उनसे बड़े भी 13 और थे। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे, यानी जो बड़े भाई के बच्चे थे वो भी उनसे बड़े थे। तो बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। यानी कुछ ना कुछ वहाँ पे डिसिप्लिन है, इसलिए बच्चे एक दूसरे को क्या है ये समझाते रहते हैं कि वहाँ पे जाने पे तुम पाबंद हो जाओगे और वहाँ पे तुम कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता क्यों नहीं जाना, पिताजी वहाँ जाते हैं, वहाँ उनका मकान है। सत्य कहता लेकिन वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है, वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। तो ये कहते थे कि रेलगाड़ी है, बच्चों की जो सोच बन जाती है तो बच्चे क्या है एक दूसरे को वही बातें बताते रहते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। ये बात कौन बता रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं फर्स्ट टाइम शांति निकेतन रेलगाड़ी से गया। लेकिन जो मेरी बड़ी बहन के बच्चे थे सत्येंद्र और सत्य, वो हमेशा मुझे ये कहते थे रेलगाड़ी में कभी मत बैठना, क्योंकि रेलगाड़ी क्या है लोगों को इधर उधर फेंकते हुए चली जाती है। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी कि जब मैं एक्चुअल में रेलगाड़ी में स्वयं बैठा तब मुझे महसूस हुआ कि रेलगाड़ी की ऐसी यात्रा नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही मुझे झूठ मूठ में बहला रहे थे। तो कहते हैं कि वह वैसी नहीं थी जैसी सत्य ने बताई थी, यानी उनकी बहन के लड़के ने बताई थी, वैसी यात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। जब मैं तब 8 साल का था, बार बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी न आ पाए, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पेबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ता था। जब कोई उपाय नहीं था तो मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह है कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। कि जैसे ही वो मुझे पढ़ाने के लिए आते थे तो क्या होता था, मुझे नींद आने लग जाती थी और जैसे ही वो जाते थे तो मेरी नींद गायब हो जाती थी। शुरू में मैं स्कूल जाने का मेरा मन बहुत करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए
रोओगे। यानी जैसे आपने देखा है छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे बच्चे को देखते रहते हैं कि दूसरे बच्चे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, हमें भी जाना है, बाहर घूमने के लिए जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि स्कूल जाने के बाद में वो बच्चे कितने पाबंद हो जाते हैं, एक ही जगह बैठना हो जाता है, एक ही जगह पढ़ना होता है। तो वो अपनी खुली आज़ादी से थोड़ा सा क्या होता है, डिसिप्लिन में पाबंद हो जाते हैं। लेकिन जो अनजान होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता, बच्चे ये सोचते हैं कि बस में कहीं घूमने जा रहे हैं, तो छोटे भाई बहन रोने लग जाते हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है। लेकिन जब वह कंटिन्यूटी से स्कूल जाने लगते हैं तो वो क्या है, पेट दर्द का ये बहाना ताकि आज हमें स्कूल ना जाना पड़े। क्यों? क्योंकि उनको वो माहौल पता लग जाता है कि वहाँ तो हमें कुछ इतने घंटे तक वहाँ पे बैठना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा, हम उछल कूद भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी पाबंदी का जब उन्हें नहीं पता होता है तब वो जिद करते हैं, और जब उनको पता लग जाता है तो वो उसको यानी स्कूल न जाने के बहाने भी लगाने लग जाते हैं। तो और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन से मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भैया को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता, यानी उनको प्रार्थना करता था, उनसे रिक्वेस्ट करता था कि आज मेरी अर्जी यानी मेरी एप्लीकेशन लिख दो ताकि मैं छुट्टी ले सकूं। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मज़ा आता था। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और सोमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और तारीफ़ की, यानी बहुत प्रशंसा की कि मैंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी जोर दिया जाता कि हमें शरीर को और दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इन बातों का भी ज्ञान हमें दिया जाता था। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते थे, यानी संगीत की कक्षाएं भी होती रहती थी। तो हमने ये चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्टूडेंट, कौन सा हमारा चैप्टर था? रविंद्रनाथ का जो चैप्टर था टैगोर की कलम से। तो वो अपनी जो स्मरण है, बचपन की बातें हैं, उनको क्या है अपनी डायरी में बता रहे हैं, और हमें ये बता रहे थे कि बचपन क्या होता है। इसमें बचपन होता है, मौज मस्ती होती है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, ना समझ होते हैं, जैसा उनको समझाया जाता है वह वही उस बात को सोचने लग जाते हैं। जैसे इसमें बताया गया था, रविंद्रनाथ की जो बड़ी बहन के लड़के थे सत्य और सोमेंद्र, उन्होंने रविंद्रनाथ को क्या बताया था कि रेलगाड़ी में कभी मत बैठना, क्योंकि रेलगाड़ी क्या है, लोगों को इधर उधर फेंकते हुए जाती है। तो उनकी सोच वही बन गई थी। लेकिन जब वो पहली बार शांति निकेतन गए और रेलगाड़ी में बैठे तो उनकी सोच क्या बन गई थी कि जैसा वो बता रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है कि रेलगाड़ी तो एक आराम का साधन है जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। और फिर क्या है, जैसे वो अपनी कहानियां बता रहे थे कि मेरे बड़े भाई बहन है और जाते थे, तो मैं भी रोता था स्कूल जाने के लिए। लेकिन जो उनके मास्टर जी क्या कहते थे कि अभी तो तुम रो रहे हो जाने के लिए, फिर न जाने के लिए रोओगे, यानी बहाने बनाओगे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो हमने इस चैप्टर के बारे में ये जानकारी प्राप्त की है। थैंक यू।